अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। दुआ गो हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल रहें। हमारा आज का टॉपिक होगा बाथू का तारुफ या इंट्रोडक्शन ऑफ बाथू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़मीर शुमार। चलते हैं सबसे पहले बाथू के मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ नामों की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं आम और मशहूर नाम इसका बथवा है। हिंदी में इसे बाथू, बथवा, चिली बड़ा और बाथू कहा जाता है। संस्कृत में इसे बास्तोक कहा जाता है। बंगाली में ये बशिया है। गडोपा सतोक है। मराठी में इसे हापूत कहा जाता है, चेल कहा जाता है, जाकुती काजी कहा जाता है, भाजी कहा जाता है। गुजराती में इसका नाम तमनगू है। फारसी में ये सरमट है। अरबी में इसे कतफ कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे वाइट गोन कहा जाता है और लैटिन में इसका नाम कैना पाडिम अलूम है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे यहाँ किस नाम से मशहूर है। बाथू हमारे यहाँ आम साग के तौर पर बड़ा मशहूर है, जो पकाकर बतौर नान पाश किया जाता है, इसे खाया जाता है और बहुत शौक से खाया जाता है। अक्सर गांव और देहातों में तो ये बेइंतहा इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई हम सरसों का भी साग पकाएं तो वो बाथू के बगैर नामुकम्मल है। यही वजह है कि बाथू को साग भी के तौर पर माना जाता है। अब हम इसकी शिनाख्त की तरफ चलते हैं। इसकी दो किस्में हैं। पहला इसकी जो किस्म है वो है इसका जो बाथू बसार, ये इसे कहते हैं बस्तानी। इसे बड़ा बाथू भी कहा जाता है। ये बाज़ इलाका जात में चंद इसके और भी नाम हैं, जैसे कि इसे कहा जाता है बाथू बड़ा या बाथू अंकर या बाथू बाला। इसके कई नाम हैं। इसकी सिफ्त क्या है? इसकी सिफ्त बहुत ही ज़्यादा है। ये आम बागों में, मुख्तलिफ जगहों पर या ख़ास तौर पर उगाया जाता है नर्सरियों में, ख़ास तौर पर दवाइयों के लिए। एक होता है छोटा बाथू, ये इसकी दूसरी किस्म है। इसका नाम छोटा बाथू या चील बाथू भी कहा जाता है। ये आमतौर पर गेहूँ के खेतों में पाया जाता है। गंदम जब उगती है तो उसके साथ उगता है। ये गंदम के खेतों में आम मिलता है। अगर आप इसे वहाँ से कलेक्ट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। गेहूँ के खेतों के किनारों पे ये ख़ास तौर पर आपको मिलेगा। ख़ास तौर पे वहाँ पर जो उसके खेत के किनारे हैं उसके साथ अगर नहर है तो वहाँ पर तो ये जा बजा बेशुमार होगा और आप इसे वहाँ से आराम से ले सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसका पौधा आमतौर पर ऊंचा कितना होता है। इसका पौधा आमतौर पर निस्फ गज से लेकर 1 गज तक ऊंचा होता है और बाज़ इलाकों में इसके पौधे इससे भी ज़्यादा ऊंचे पाए जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बड़े बाथू के तरफ के वो असल में नज़र कैसा आता है। बड़े बाथू के पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं। इनकी चौड़ाई उम्मन 3 साढ़े 3 इंच और लंबाई 4 से 5 इंच होती है। वाज़े कता में मको और पान बाग जैसा नजर आता है। लेकिन बरखलाफ इसके छोटा बाथू यानी कि खुदरू बाथू जो होता है, जो उगाया नहीं जाता, खुद ब खुद पैदा होता है, जिसका निशानी क्या है? इसकी निशानी ये है कि इसके पत्ते छोटे छोटे होंगे, पतले होंगे और इनमें एक किस्म के केंगरे से पाए जाएंगे। ये केंगरे जो होते हैं वो इसके बीज होते हैं। ऐसे हर 2 किस्म के पत्ते दबीज, नरम और हल्की सब्ज रंगत के होते हैं। इनके फूल, बीज और उन सब की रंगत एक ही होती है। लीजिल पर कदरे लजोजियत और शोरियत भी पाई जाती है। अब आजकल ये है कि हमारे यहाँ कुछ अरसे अंग्रेज़ी बाथू भी पैदा होना शुरू हो गया। जी हाँ, ये बथवा जो होता है इसका कद बाज़ कद आदम तक ऊंचा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये इसकी बहुतायत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है और आम तौर पर ये पाया भी जाता है। अब अगर हम इसकी तुखम की तरफ चलें यानी इसके बीजों की तरफ चलें तो बथवे के पौधे के सर के ऊपर एक पोशा यानी सिक्का निकलता है। इसमें दाने होते हैं और यही बाथू के बीज हैं। पुख्ता होने पर इनकी रंगत हल्की जर्द हो जाती है और लेकिन इनमें थोड़ा सा लाभ और शोरी मादा पाया जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो पौधा पुराना होता जाता है ये रंग अपना चेंज करता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये काले रंग में तब्दील हो जाता है। अब ये हम देखते हैं कि इसकी मौसम और जाए पैदाइश कहाँ है। तो जनाब, इसके लिए मुतदिल आबो हवा की ज़रूरत है। चुनाचा ये गंदम गेहूँ की फसलों के साथ पैदा होता है और गेहूँ के साथ ही ख़त्म हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जिन इलाकों में गेहूँ यानी गंदम के खेत होते हैं वहाँ पर बाथू भी पाया जाता है। जैसा कि मैंने तारुफ में पहले भी बताया है कि ये उसके साथ ही होता है और आपको उसके किनारों पर अक्सर अगर उसके खेतों में पानी लगाने के लिए कोई नहर है तो नहर के किनारों पे ये आम होगा। आप इसे वहाँ से कलेक्शन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका मिजाज। जालूस के नज़दीक जो एक बहुत बड़ा फलसफी है और बहुत बड़ा
سائنسدان بھی رہا ہے اور اس کی طرف سے بے انتہا جو دیسی ٹوٹکے ہیں اسی کی طرف سے اکثر اوقات لیے جاتے ہیں. تو حکیم جالنوس کے نزدیک بدفا دوسرے درجے میں سرد ہے، دوسرے درجے میں تر ہے. شیخ الرشید پہلے درجے میں اور سرد قرار دیتا ہے. بعض کے نزدیک بدفا جو ہے سردی اور تری معتدل ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس کی اگر ہم خوراک دیکھیں گے تو بقدر ہضم استعمال کریں تو اس میں بدفا 1 ماشے سے 2 ماشے تک لے سکتے ہیں. اس سے زیادہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اب اس کے تھوڑے سے افعال و خواص بھی دیکھ لیتے ہیں. بدفا جسم میں سردی اور لطافت پیدا کرتا ہے، بیرونی اور اندرونی ورموں کو تحلیل کرتا ہے. خصوصاً حلق کے ورم کے لیے تو بے انتہا مفید ہے. سینے کی تلین کے لیے بے انتہا مفید ہے. سل اور کھانسی کے مریضوں کو شفا دیتا ہے. اسی طرح جگر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے. خاص کر گرم مزاج والوں کے لیے تو بے انتہا موزوں اور مناسب ہے. یرکان، استسقاء، بخار، پیاس، جگر کے سدے، یہ تمام چیزیں ختم کرتا ہے اور انہیں تمام چیزوں کو حل بھی کرتا ہے. زود ہضم ہے، معدے سے بہت جلد گزر جاتا ہے. خلط سالے پیدا کرتا ہے. اغشاء کی سوزش کو موقوف اور قبض کو دور کرتا ہے. اس کا ساگ کھل کر پخانا لاتا ہے. علاوہ اس کے استعمال سے بعض اوقات پتھری بھی خارج ہو جاتی ہے. تلی کا ورم بھی اس سے تحلیل ہو سکتا ہے. ویدوں کے مطابق، خاص طور پہ ہندو وید یہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک بتوے کا استعمال خواہش طعام پیدا کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، ہضم کرتا ہے، پیٹ کی کیڑوں کو ہلاک کرتا ہے. تلی اور صفرا کے مریضوں کے لیے تو یہ آب حیات ہے. بواسیر کو موقوف کرتا ہے. کوبا اور اعضاء کی تقویت کے لیے بے انتہا مفید ہے. لیکن اس کے چند مضرات بھی ہیں. وہ لوگ جو کہ سخت مزاج والے ہیں یعنی ٹھنڈے مزاج کے ہیں ان کے لیے انتہائی مضر ہے. نیز جن کے معدے میں سردی ہو ان کو بجائے نفع کے نقصان پہنچاتا ہے اور ریز پیدا کرتا ہے جس سے ان کی بدہضمی ہو جاتی ہے اور کھانا ہضم کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے سخت مزاج والے اس سے پرہیز کریں اور اس سے دور رہیں. اسے کھانے سے ذرا پرہیز کریں. اچھا، اس کے مصلحات یعنی کہ اس کی اصلاح کے لیے ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. اس کو اگر آپ نے جیسے کہ میں نے بتایا کہ سخت مزاج والوں کے لیے یہ مضر ہے تو اگر انہیں یہ پسند ہے اور آپ اسے کھانا چاہتے ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے اسے چقندر کے ساتھ اور گرم مسالے کے ساتھ پکانا چاہیے. یعنی اگر چقندر اور جتنے بھی ہمارے پاس جو گرم مسالے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسے پکایا جائے تو اس کی گرمی کافی کم ہو جاتی ہے، سردی اس کی کافی کم ہو جاتی ہے. نیز کانجی کے ساتھ کھانے سے بھی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. پالک اس کا بہترین بدل ہے. یہ پالک میں بالکل وہی تاثیر پائی جاتی ہے جو کہ بتوے میں پائی جاتی ہے.